नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। टीवी 9 डिजिटल में बहुत स्वागत है आप सभी का और आप देख रहे हैं न्यूज वॉल विद गौरव अग्रवाल। आज सवाल एक बहुत बड़ा और वो एक खबर से जुड़ा हुआ। अभी कुछ देर पहले उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक और रोहिंग्या कनेक्शन से जुड़ा हुआ बड़ा खुलासा किया और एक बार फिर उस खुलासे के बाद यह सवाल पैदा हो गया कि क्या उत्तर प्रदेश में रोहिंग्या किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। क्या उत्तर प्रदेश में रोहिंग्या कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं जो एक बहुत बड़ी साजिश की तरफ जाता है। चुनाव से जुड़ा हो, चुनाव से ना जुड़ा हो, आखिर चल क्या रहा है। पहले आपको यह खबर बताता हूं और फिर उसके बाद इन सवालों के बारे में बात करेंगे। रोहिंग्या कौन है, इनके बारे में भी आपको बताऊंगा। देखिए, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि उन्होंने 6 लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें से 3 की गिरफ्तारी भी हो गई है, जो एक बड़ा ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट चला रहे हैं। ये 3 लोग, उनमें से एक जो मुखिया है उसका नाम नूर बताया जा रहा है। ये जो लोग हैं, ये कुछ लोगों को बांग्लादेश और म्यांमार से, जो कि रोहिंग्या है, जिनमें 2 लड़कियां और एक लड़का, एक पुरुष, उसको ला रहे थे ट्रेन के जरिए उत्तर प्रदेश में। गाजियाबाद में इनकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद जब इनकी गिरफ्तारी हुई तो इनके एक साथी को भी गिरफ्तार किया गया दिल्ली से। तब यह खुलासा हुआ। खुलासा क्या हुआ कि ब्रह्मपुत्र मेल से 2 लड़कियां लाई जा रही थी और ये अवैध रूप से इनको लाकर, भारत लाकर एनसीआर में, खासकर यूपी के इलाकों में बसाते थे। तस्कर महिलाओं और बच्चों की बिक्री के साथ उनका शोषण तक करते थे। जी हां, बिक्री, उनको बेच दिया जाता था रोहिंग्या को, उनको कई तरह के लोभ लालच दिए जाते थे, उनका शोषण किया जाता था, उनको फैक्ट्री में जॉब दिलाने का लालच दिया जाता था और उनको अवैध तरीके से फर्जी दस्तावेजों के जरिए उनको यहां पर एंट्री कराई जाती थी इंडिया में और फिर इंडिया के बाद उनको एनसीआर में लाकर, खासकर यूपी के इलाकों में लाकर बसाया जाता था। गिरोह का सरगना कौन है, आप ये समझिए। देखिए, 3 लोग, मोहम्मद उर्फ नूरुल इस्लाम, जो कि रहने वाला त्रिपुरा का है लेकिन मूल पता इसका बांग्लादेश का बताया जा रहा है। इसके अलावा इसके बाद रहमत और शबीउर रहमान, जो कि म्यांमार के रहने वाले हैं। ये 3 लोग इस पूरे मामले को, इस पूरी साजिश में, इस पूरे रैकेट में पकड़े गए, जो इस पूरे मामले को अंजाम दे रहे थे। नूर इनका सरगना बताया जा रहा है और इनके साथ 2 रोहिंग्या लड़कियां मिली हैं। और ये रोहिंग्या लड़कियां ही नहीं है, बल्कि जो रहमत और शबीउर रहमान जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये भी जम्मू कश्मीर के रोहिंग्या कैंप में रहते हैं, शरणार्थी जो कैंप है। देखिए, अभी देश में करीब 40,000 रोहिंग्या शरणार्थी हैं, 40,000। और सबसे ज्यादा जो उसमें आते हैं, और ये मैं केंद्रीय गृह मंत्रालय का आंकड़ा दे रहा हूं, और सबसे ज्यादा उसमें से रहते हैं जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू में, वहां जो कैंप्स हैं। और उन्हीं में से ये 2 लोग हैं जो इस नूर का साथ दे रहे थे। और ये बांग्लादेशी महिलाएं हो गई या रोहिंग्या महिलाएं हो गई, उनको शादी का झांसा देकर, पुरुषों को, बच्चों को फैक्ट्रियों में जॉब का झांसा देकर यहां लाते थे। फिर किसको बेचते थे, क्या करते थे, इन महिलाओं का क्या होता था, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन ये बहुत बड़ा रैकेट जो जिसका रोहिंग्या से कनेक्शन है, इसका आज खुलासा किया गया यूपी पुलिस की तरफ से। 3 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, जो 3 मेन इसमें आरोपी हैं। 2 लड़कियां जो कि उनको पुलिस ने सही जगह भेज दिया है। आशा ज्योति केंद्र लखनऊ का एक है, वहां पर उनको भेज दिया गया है। और ये तस्करी हो रही थी त्रिपुरा के रास्ते। जो एटीएस है, यूपी एटीएस, इसकी अब तक की सबसे जो पड़ताल है, सबसे बड़ी, उसमें ये सामने आया है कि नूरुल इस्लाम त्रिपुरा के सेफ हिजला में रहता है। रहमतुल्लाह और शबीउर रहमान जम्मू कश्मीर के नेरवाल स्थित रोहिंग्या कैंप में रहते हैं, बहुत लंबे समय से रह रहे हैं। और इनके निशाने पर त्रिपुरा, मेघालय, असम, मणिपुर और इसके साथ ही नॉर्थ ईस्ट के साथ नॉर्थ इंडिया के कुछ स्टेट्स, जहां पर गरीब आबादी ज़्यादा है, जहां पर महिलाएं जो कह सकते हैं आप कमज़ोर वर्ग की महिलाएं, फाइनेंशियली, आर्थिक तौर पर काफ़ी कमज़ोर, या जिनके घर में उनको कोई सहारा नहीं है, ऐसी महिलाएं इनके निशाने पर रहती थीं, ऐसे लोग इनके निशाने पर रहते थे। और फिर इनको लाकर एनसीआर के इलाकों में, खासकर यूपी के इलाकों में बेचा जाए। उस पैसे का क्या करते थे ये, अभी इसके बारे में पता लगाया जा रहा है। एटीएस का कहना है कि अभी पता लगा रहे हैं कि ये पैसा जो ये कमाते थे, इसको कहां लेकर जाते थे, क्या इस्तेमाल करते थे, किस मंशा और किस मकसद के लिए इसका इस्तेमाल होता था। इसके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यह भी कहा एडीजी प्रशांत कुमार ने कि खुली सीमाओं का फायदा उठाकर यह गिरोह आसानी से मानव तस्करी कर रहा है और गिरोह के तार कहां कहां जुड़े हैं, इसका पता लगाया जा रहा है। लेकिन यह पहली बार नहीं है। देखिए, कई बार रोहिंग्या गिरफ्तार किए गए हैं। जून में इन्हीं ने, एडीजी प्रशांत कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि यूपी में एक बड़ी साजिश चल रही है चुनाव के चलते, रोहिंग्याओं को यहां फर्जी आधार कार्ड, फर्जी दस्तावेजों के जरिए बसाने की कोशिश की जा रही है। और
एक साल में अगर देखा जाए अभी तक तो 15 रोहिंग्या गिरफ्तार किए गए हैं। 2 मार्च को उन्नाव, नोएडा और अलीगढ़ से एक रोहिंग्या पकड़ा गया। इसी तरह 12 मार्च को सहारनपुर से 2, 8 जून को गाजियाबाद में 2 और 17 जून को अलीगढ़ में 4 और 18 जून को मेरठ बुलंदशहर से 4 रोहिंग्या गिरफ्तार हुए। अब ये पूरा तस्करी रैकेट भी रोहिंग्याओं से जुड़ रहा है। तो आखिर में जो सवाल इस वीडियो के शुरू में मैं पूछ रहा था, वही सवाल एक बार फिर से दोहराता हूं, क्या कोई बड़ी साजिश चल रही है? ऐसी क्या मंशा है इन लोगों की जो रोहिंग्याओं को यूपी में लाकर बसाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या करना चाहते हैं ये लोग? क्या इनके आका कोई और हैं, देश के बाहर बैठे हुए हैं, जिनको ये सपोर्ट दिया जा रहा है? अभी देखिए, एक बहुत बड़ा धर्मांतरण रैकेट का खुलासा हुआ उत्तर प्रदेश में, ये रोहिंग्या रैकेट का खुलासा हुआ। आपको याद होगा कुछ दिन पहले, ज्यादा अभी टाइम नहीं बीता, जब उत्तर प्रदेश में ही अलकायदा के आतंकी गिरफ्तार किए, आतंकियों को पकड़ा गया। यूपी एटीएस के कमांडोज का हमने वहां पे एक बड़ा ऑपरेशन देखा। तो आखिर चल क्या रहा है उत्तर प्रदेश में? थोड़ा सा रोहिंग्या का बैकड्रॉप मैं आपको बताता हूं। देखिए, वैसे रोहिंग्या पे बात अगर करें तो बहुत लंबी बात होगी, एक अलग से वीडियो बनाना होगा, लेकिन आप यूं समझिए कि मोटा मोटा कि म्यांमार की बहुसंख्यक आबादी है बौद्ध, और करीब 10 लाख के आसपास रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं म्यांमार में, और इनको बांग्लादेश से वहां पर भेजा गया। बांग्लादेश के ये मुस्लिम हैं और अवैध बांग्लादेश प्रवासी इनको म्यांमार की सरकार मानती है। इनको नागरिकता नहीं दी गई, बल्कि इसके अलावा उन्होंने 1982 में एक कानून लाकर यह कह दिया कि रोहिंग्याओं को हम नागरिकता अपने यहां नहीं देंगे। काफी लंबा समय से 100 सालों की यह समस्या वहां पर चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन यह कॉन्फ्लिक्ट तब तेज हुआ जब 2012 में म्यांमार के रखाइन प्रांत में हिंसा हुई, बड़ी संख्या में लोगों की जाने गई, लाखों लोग वहां से विस्थापित हुए। रोहिंग्या वहां से बांग्लादेश, फिर बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ के जरिए भारत आए। भारत में इनको लेकर काफी आवाज उठी। केंद्रीय गृह मंत्रालय कह रहा है कि अभी देश में करीब 40,000 अवैध रोहिंग्या हैं, और कोशिश भी की गई इनको वापस भेजने की। कुछ रोहिंग्या तो जेल में भी हैं अवैध घुसपैठ के मामले में। आपको बताऊं, करीब जनवरी 2019 में एक रोहिंग्या परिवार के 5 सदस्यों को म्यांमार वापस भेजा गया, और उससे 3 महीने पहले भी 7 रोहिंग्या लोगों को पड़ोसी देश वापस भेजा गया। लेकिन ये संख्या ना के बराबर है, और कई बार ये आवाज उठती है कि इन रोहिंग्या की वजह से कहीं देश को कोई खतरा तो नहीं है, देश की सुरक्षा को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। केंद्र सरकार यानी गृह मंत्रालय का विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 3(2) के तहत अवैध विदेशी नागरिकों को पता लगाने और उन्हें वापस भेजने के बारे में जो अधिकार मिला है, उसके तहत एक प्रक्रिया है इनको वापस भेजने की, लेकिन बड़ी लंबी प्रक्रिया है। और अब क्योंकि यूपी में लगातार रोहिंग्या से जुड़े एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, तो सवाल यहां पर यही है कि चाहे वो जम्मू कश्मीर जहां सबसे ज्यादा रोहिंग्या इस वक्त हैं देश में, और चाहे उत्तर प्रदेश जहां पर लगातार रोहिंग्याओं से जुड़े खुलासे हो रहे हैं, इनका मकसद क्या है, ये जल्द से जल्द सामने आना चाहिए। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।